चलें लगाए भाई, चलें। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक सवाल कहा था, अगर कर सके हों तो। इसमें डेप्रिसिएशन, एडिशंस और सब्सक्रिप्शन, ये दो ही चीज़ें थी। अगर किया है तो डिस्कस कर रहा हूँ। चलें, जिन्होंने नहीं भी किया ना, कम से कम वो डिस्कशन सुन लें, कभी ज़िंदगी में शायद कर ही लें। इसमें एक तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है और चारों एसेट्स में सेम पॉइंट है, तो एक समझा देता हूँ तो चारों का जवाब हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन है जी, सब्सक्रिप्शन हो गई। चलें, जिसमें हो सकता है किसी को मसला हो। सब्सक्रिप्शन में जो मसला होता है स्टूडेंट को, वो ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, इसके हिसाब किताब में गलती कर जाते हैं। 600 मेंबर्स किस डेट के बताए हुए हैं, यानी अब 600 हैं, तो वो जो 10 छोड़ के गए थे उसके बाद ये 600 हैं, तो पहले 610 होते थे। तो पहले 6 महीने 610 थे और अब अगले 6 महीने 600 रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन पर मंथ 500 रुपये, तो 610 लोग 500 रुपये के हिसाब से 6 महीने और 600 लोग 500 रुपये के हिसाब से 6 महीने। इसका जो आंसर निकलेगा वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन इनकम निकलेगी, जिसका पीरियड से ताल्लुक करके नंबर ऑफ पर्सन हिसाब किताब बनाया हुआ है। ये इनकम फॉर द ईयर, तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम निकलेगी। और ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल भी है, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस भी है, इससे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकलेगी ताकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख सकें। ये हो गया एक सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट जी। अगर ये पर मंथ ना बताया हो, फिर जो 10 लोग हैं पूरा साल भी देखते हैं नहीं, उन्होंने कितने कितने पैसे दिए ये आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जहां पर पैसे देना कैलकुलेट करवाना होगा वहां पर बताया जाएगा कि ये इतने पैसे इस टाइम देते हैं। अगर ये कहा कि साल के शुरू में दे देंगे, हाँ, और फिर 10 लोग चलेंगे साल के दरमियान में, हाँ, तब तो वो देंगे होंगे पूरे साल के। फिर भी सवाल के अंदर बताया कि कब पैसे दे के गए। हाँ, दे गए होंगे। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझा रहा हूं। ये जो आपको सवाल में बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स और इक्विपमेंट, इन चारों की जो फिगर्स गिवन हैं, ये कॉस्ट है या बुक वैल्यूज हैं? क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड अलग से नहीं है, तो ये बुक वैल्यूज हैं। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट, तो ये बुक वैल्यूज ही आ रही हैं। एक बता देता हूँ, बिल्डिंग, इसकी बीडी वैल्यू कितनी है? 602400 और सीडी 6438,150। जो इस साल बिल्डिंग में कोई एडिशन हुई होगी अगर, या फर्नीचर में या इक्विपमेंट में, तो किस दिन हुई है? डेट बताई नहीं, तो फिर पहले दिन ही हुई होगी। जो भी यहाँ एडिशन हुई होगी, अच्छा सवाल में कहीं इनके डिस्पोजल का जिक्र है? नहीं है। तो अकाउंट में बस ये चार चीजें हुई, फिर बीडी होगा, एडिशन होगा, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग। ये जितनी भी फिगर थी पहले ही दिन अगर ये खरीद लिए हों, तो इस साल की डेप्रिसिएशन किन पे कैलकुलेट हुई होगी? इन दोनों पे, क्लोजिंग पे नहीं, इन दोनों पे। डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी हुई है, वो जो डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई होगी वो कैलकुलेट कैसे हुई होगी? वो इन दोनों पे लगा होगा रेट, और वो जो आंसर आया होगा वो यहाँ लिखने के बाद अब जो सीडी है वो 6438 है। इस पे 5% नहीं लगना, ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद का बैलेंस है ना, तो फिर इस पे थोड़ी 5% लगना है। ये दोनों फिगर्स जितनी भी थी उन पे 5% लगा होगा, फिर ये आंसर आया होगा।
और डेबिट साइड पे ये दो चीजें ही हैं, यानी इसका जो भी टोटल होगा उसका 5% ये लगा होगा। तो अगर इस टोटल का ये 5% है तो इसका ये 95% है। हाँ जी, नहीं समझ आया? अब समझ आ गया, क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल आइडिया। अंग्रेजी पढ़ के अब देखिए, ये जो बात मैंने की है ये अंग्रेजी से पता चल रही है। डेप्रिसिएशन हैज बीन क्रेडिटेड, तो ये वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद है, तो इस पे दोबारा थोड़ी 5% लग जाएगा। तो और डेबिट साइड पे दो ही चीजें हैं, तो इनका जो टोटल होगा उस पे 5% लग के आया होगा, तो इसमें से ये माइनस करके बाकी सीधी बचा होगा, तो ये उसका 95% होगा। तो इसको 95% से ग्रॉस करेंगे तो ये आंसर आएगा, उस पे 5% लगाएंगे तो ये आंसर आएगा। ये बन जाएगा 338850, और अब इसको बैलेंस करेंगे तो एडिशन आ जाएगी 753, और बिल्कुल इसी तरह से इक्विपमेंट, बुक्स और फर्नीचर इनमें ऐसे ही होगा। ये फिगर कैलकुलेट ऐसे हुई कि 6438150 ये 95 है, तो फिर 5 कितना होगा? और स्ट्रेट लाइन करते तो कैसे करते? कितनी कॉस्ट है? पता नहीं कब से चल रहे हैं ये, तो जितना डाटा अवेलेबल है तो इस बचे हुए पे ही रेट लगना था ना, तो इसलिए रिड्यूसिंग है। अगर मेथड नहीं बताया तो जिसमें आसानी है वो है, तो इसमें रिड्यूसिंग में आसानी है तो रिड्यूसिंग है, लगा लें। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो उससे कॉस्ट आ जाएगी। ये जो इस साल के शुरू में खरीदा था, ये कह रहे हैं आप? पिछले साल में खरीदा था तो हाँ हाँ, किसको ग्रॉस करेंगे? जो अमाउंट में दिया होगी उसको ग्रॉस करेंगे, वो कॉस्ट होगी और उस कॉस्ट पे रेट लगाएंगे। अच्छा, तो ये एडिशन वाली अमाउंट कैसे निकलेगी? अमाउंट कहाँ है? एडिशन की अमाउंट नहीं पता ना। बीडी तो ठीक है, आपने कॉस्ट निकाल लिया, उसके ऊपर तो पूरे साल की डेप्शन आ जाएगी। एडिशन वाले की डेप्शन कैसे निकलेगी? सीडी से डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? एडिशन की डेप्शन कैसे निकलेगी? नहीं निकल सकती ना, इसलिए रिड्यूसिंग ही है। डेप्रिसिएशन, और इसमें तीसरी चीज थी एक्सपेंसेस, जिनका प्रीपेड एक्सपेंस भी है और एक्सपेंस पेबल भी है। ना ही एक्सपेंस फॉर द ईयर पता और ना ही पेमेंट फॉर द ईयर पता, तो फिर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की चीजें सारी मिल गई, बीडी भी है, सीडी भी है, तो उसको टैली होना चाहिए था, नहीं हो रहा क्योंकि क्रेडिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, वो यकीनन एक्सपेंसेस पेड की फिगर होगी, वो होंगे एक्सपेंसेस पेड, और फिर एक्सपेंस अकाउंट से एक्सपेंसेस फॉर द ईयर निकलेंगे। जिन्होंने भी किया इस क्वेश्चन में और कोई मसला, और ये जिन्हों में किन्हों शामिल है?
है जी। एक्सपेंस अकाउंट के लिए आपको ओपनिंग प्रीपेड भी पता है, ओपनिंग एक्रूड भी पता है, क्लोजिंग एक्रूड भी पता है और क्लोजिंग प्रीपेड भी पता है। पेमेंट पता होगी तो एक्सपेंस निकालेंगे ना। दो अननोन तो इससे नहीं निकल सकते और कोई हल नहीं है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब सारी चीज़ें लिख चुके होंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी पता चल गई, सारे एसेट्स की एडिशन भी आ गई, सीडी भी है, बीडी भी है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस करें तो बराबर होना चाहिए था अगर सारा कुछ लिखा जा चुका होता। लेकिन अब आप बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड पे एक मिसिंग फिगर निकलेगी। तो वो क्या हुआ होगा? कोई पेमेंट ही हुई होगी। तो किसकी पेमेंट हुई होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या है जिसकी पेमेंट हुई होगी? एक्सपेंसेस की। वो फिगर यहाँ लिखेंगे, फिर बैलेंस करके ये निकलेगा जी। सर सिर्फ इनकम फॉर द ईयर में से रिसीवेबल माइनस करते तो वहाँ पर रिसीट्स नहीं आ गई। क्या क्या क्या? इनकम फॉर द ईयर जितनी हमारी बनी है हाँ। 3630, अगर उसमें से हम लोग 2008 का रिसीवेबल माइनस करते हैं तो एडवांस भी तो है ना। सर। एडवांस तो मैंने बताया नहीं, क्लोजिंग एडवांस में है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा तो हुआ है। अगर हम 92 भी माइनस करें तो वहाँ पर रिसीट्स आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में एडवांस का बीडी भी है, रिसीवेबल का बीडी भी है, एडवांस का सीडी भी है, रिसीवेबल का सीडी भी है। वो चारों फिगर्स रखेंगे, इनकम रखेंगे तो रिसीट्स निकलेंगे। और इस सवाल में कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 5 आप अभी सॉल्व कर दें जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए, फिर रिसीट एंड पेमेंट बस हो जाएगी, फिर मैं आपको बैलेंस शीट वाले सवालों की प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर दें। ऐसी छोटा सा सवाल है, खुद ही बनाया हुआ है।
हाँ जी, करें करें जल्दी करें।
हाँ जी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स लिखी थी सिर्फ, फिर भी कि अगर इसी फिगर में कुछ पूछना है तो ना ही पूछो वैसे इसी में एक्सपेंस ही है। हाँ, क्वेश्चन 5 डन। चले अब ना मैं आपको सवाल कराने लगा हूं जिसमें बैलेंस शीट बनानी होती है। बहुत है, रिसीट एंड पेमेंट काफी है। अगर बैलेंस शीट सवाल की रिक्वायरमेंट हो तो फिर कुछ और बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, और सवाल का मैं एक तरीका सिखाने लगा हूं, आप उस पर चल लें। थोड़ी सी मेहनत मजदूरी है लेकिन सवाल पे कंट्रोल रहेगा। अगर सवाल में बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड हो, अगर रिक्वायर्ड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना भी रिक्वायर्ड हो ना, बैलेंस शीट रिक्वायर्ड हो, ये मेन चीज है जो मैं सिखा रहा हूं। ये मेन चीज है कि अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर नॉर्मली सवाल में नॉर्मली जो आपको गिवन होता होगा, आपको गिवन होंगे ओपनिंग बैलेंसेस, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। ये मैं आपको नॉर्मल सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस कर करके फिर देखेंगे अच्छा अगर कुछ डिफरेंट से स्टाइल के सवाल हैं तो उनको क्या करना है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे और मोस्ट प्रोबेबली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया होगा, और उसके अलावा काफी सारी अंग्रेजी लिखी होगी। इंट्रो में फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर था, उसमें गिवन क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब का ट्रायल बैलेंस? ईयर एंड का बैलेंस। ट्रायल बैलेंस और उसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती है, उसमें कई एरर्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भी करनी हो सकती हैं। बहरहाल ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। वो ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा? पूरे साल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई होंगी, टी अकाउंट्स उनके सीडी बैलेंसेस आए होंगे, वो ट्रायल बैलेंस में गए होंगे, और सारा साल डेबिट क्रेडिट होता रहा होगा। अगर इस इदारे के पास ट्रायल नहीं है तो फिर बहुत चांसेस ये हैं कि उन्होंने कहीं डेबिट क्रेडिट भी प्रॉपर नहीं किया हुआ था। यही वजह है कि उनके पास टूटी फूटी इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग बैलेंसेस इसलिए हैं क्योंकि पिछले साल एसेट्स लायबिलिटीज कहीं ना कहीं गिन गिन के हिसाब लगा के कर लिए थे, तो वो अब ओपनिंग है। रिसीट्स पेमेंट का हिसाब क्यों है? क्योंकि कैश आ जा रहा है, वो लिखा हुआ है। और सवाल वाले ने कुछ और ज़रूरी चीज़ें बताई हुई हैं जो असल में भी शायद कुछ 2 4 5 बंदों को याद हों। हमारा काम ये है कि इस टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से, ट्रायल नहीं है लेकिन हमने इस मिसिंग इंफॉर्मेशन से जोड़ तोड़ करके पूरी बैलेंस शीट बना के देनी है। ये है एक नॉर्मल सवाल। इसमें जो स्टेप्स मैं आपको कहूँगा कि आप वो फॉलो करें, वो मैं आपको सवाल करके भी दिखाता हूँ।
उसकी प्रैक्टिस आसान से शुरू करूंगा, फिर लेवल बढ़ाऊंगा, को 2-3 सवालों तक चलेगा तो आपको लगेगा हाँ बात समझ आइए। तो इस तरह की गिवन इंफॉर्मेशन से ट्रायल नहीं है। क्यों नहीं है ट्रायल? क्योंकि इन्होंने नहीं की होगी डबल एंट्री। और एक मसला यह भी हो सकता है कि सारी डबल एंट्रीज थी, वो रिकॉर्ड जल गया, कुछ भी हो गया, ज्यादा है कि रिकॉर्ड ही नहीं था। तो आपने बगैर डबल एंट्री के मौजूद टूटा फूटा डाटा लेके उसको प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है वही साइंस आपको प्रैक्टिस से सिखाता हूं। ठीक है? इसमें आप सबसे पहला काम ये करेंगे, सवाल में एक सवाल के साथ सिखाता हूं, फिर साथ साथ जो नसीहतें करता रहूंगा वो लिखते जाइएगा। एक आसान सा सवाल ले लेते हैं और आप वो सवाल खोल लें। चलें क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 17, मेफेयर स्पोर्ट्स। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे, फिर आपको इसको सवाल करते करते ना फिर जो टेक्निक सिखाऊंगा, जो नसीहतें करूंगा वो फिर फुट नोट्स में कहीं लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मेफेयर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब पढ़ लीजिए। हाँ जी, अच्छा एक चीज और, एक चीज, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए होंगे। जितने ज्यादा दिए होंगे सवाल वाले ने आपकी उतनी हेल्प कर दी होगी। कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए होंगे। सारे नहीं देगा, क्योंकि सारे दिए तो फिर तो बैलेंस शीट बन गई ना। तो कुछ होंगे। अब इसमें आपको 2000
2003 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगी है और साथ 2002 के भी बैलेंसेस दिए हैं। ये क्या है? 2003 के ओपनिंग है। जो स्टेप्स आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो मैं बार बार रिपीट भी करता रहूंगा ताकि बार बार सुन के याद हो जाए। ये बता दूं क्या जी? क्या हुआ? नहीं नहीं, वो हर पेज पे कहीं कोने में लिख लिया करना, कोई खास पेजेस छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके। ये क्या चीज है ट्रेडिंग अकाउंट? जो मैंने आपको वो नहीं सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, जो मैंने आपको प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज बताया था उसकी एक वर्किंग बताई थी। तो अगर ये पॉइंट नंबर 1 में अलग से ना पूछता तो ये काम फिर भी हम वर्किंग में तो कर ही रहे होते। क्यों कर रहे होते? क्योंकि सवाल का डाटा पढ़ के लग रहा है कि ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्टॉक्स, उनके क्रेडिटर्स, तो इससे नजर आ रहा है कि ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। अगर रिक्वायरमेंट 1 अलग से ना भी पूछा होता तो भी हम ये काम वर्किंग में कर रहे होते। इस सवाल को हैंडल करने की पहली नसीहत, जो आपको खास लिखने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, जो रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मेट बना के जगह छोड़ लें। मैं इस वक्त क्वेश्चन 17 कर रहा हूँ। मेफेयर स्पोर्ट्स, चलो काफी है, क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा मैं ना फिर ये लिख के मिटा दूंगा क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा चाहिए। फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2003। नॉर्मली पूरा पूरा पेज ही रख लिया कीजिएगा, यानी एक पेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, एक पेज बैलेंस शीट के लिए, इनकम्स एक्सपेंसेस, और इसी तरह से रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट की है। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2003। नॉन करंट एसेट्स, हेडिंग देके जगह छोड़ लें। कितनी जगह? 3-3 4-4 लाइनें बहुत हैं। करंट एसेट्स इसमें 5-6 छोड़ दें। इक्विटी, जिसमें इक्विटी का वर्ड भी ठीक है लिख सकते हैं, वरना बेहतर है कि कैपिटल फंड लिखें। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो नॉर्मल सवाल मैं इसको कह रहा हूं जिसमें आपसे बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है और डाटा टूटा फूटा दिया है। तो इसको करने का तरीका कि आपसे जो रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मेट बनाएं, जगह छोड़ लें। कितनी जगह छोड़ लें? इनकम एक्सपेंडिचर पूरा पेज रख लें और बैलेंस शीट भी ऐसे ही है, सारी हेडिंग्स डाल लें, 3-3 4-4 लाइनें छोड़ दें। करंट एसेट के लिए को 5-6 छोड़ दें। क्या वो हेडिंग लिखना? लिख लें, नहीं लेकिन बुरा लगेगा और तीसरी रिक्वायरमेंट है, क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग। मैं नहीं लिखता, डेट शीट भी नहीं लिखता, नाम लिख के सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रेडिंग। चलिए काफी। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। चले, जब एक नॉर्मल सवाल हो जिसमें अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी हुई तो ट्रेडिंग अकाउंट भी यहां तक लिख के अमाउंट की जगह खाली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
बैलेंस शीट हेडिंग देके जगह खाली। सबसे पहला काम करेंगे ये हमने मैदान तैयार करना है। फिर जैसे खेलना है ना मैंने, तो उसके लिए मैदान जरूरी था। जो जो रिक्वायरमेंट है उनका पेज बना के उनकी जगह खाली छोड़ के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए पूरा पेज रख लीजिए, बैलेंस शीट के लिए भी पूरा पेज ही लग जाएगा, सारी हेडिंग्स दे लें। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी अगर हैं तो उनका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, तो वो भी यहां तक ला के लिख लें जरूर। बाकी इसके आगे और भी कुछ आ सकता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की जो भी बार है उसके कोई डायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन यहां तक ला के लिख जरूर लें। बाकी चीजें फिर देखेंगे सवाल में आगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया, खाली रख दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हेडिंग देके जगह खाली रख ली, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी अगर हैं तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और यहां तक लिख लिया। यहां तक पहुंचे, फिर आगे चलता हूं। जल्दी जल्दी, यहां तक नोटेड। अगली नसीहत, ये सब फॉर्मेट्स बनाने के बाद जगह शगह रख के हम जाएंगे वर्किंग्स में। और सबसे पहली वर्किंग जो हम इंश्योर करेंगे वो बनानी है कि नहीं बनानी, उससे पहले की एक बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे सवाल में कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की पिछले साल की बैलेंस शीट प्रॉपर दी हुई है कि नहीं दी हुई है। बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं, तो फिर हमारा सबसे जरूरी काम होगा ओपनिंग बैलेंसेस सवाल से ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करना। पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, ट्रायल होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। ट्रायल में बातें कहां से पहुंचती हैं, टी अकाउंट से। टी अकाउंट्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले साल के शुरू में बीडी होते हैं, फिर साल के दौरान डेबिट क्रेडिट होता रहता है, फिर उनसे सीडी, ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। तो हमें जो उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए था वो हमें वर्किंग्स में मैनेज करना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमें बीडी बैलेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये बात दोबारा, अगर क्वेश्चन में पिछले साल की प्रॉपर बैलेंस शीट मौजूद है तो बस ठीक है, सारे बीडी वहां हैं। लेकिन अगर नहीं तो पूरा सवाल ढूंढ के हमें बीडी बैलेंस ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करने पड़ेंगे। सबसे पहली वर्किंग बीडी बैलेंसेस ढूंढ के लाने, जो रिक्वायरमेंट है उनके फॉर्मेट बनाए, हेडिंग्स दी, जगह छोड़ दी। वर्किंग 1 करते हुए देखें कि क्या पिछले साल की बैलेंस शीट है। अगर है तो ठीक है, काम बन गया। लेकिन नहीं है तो फिर हमें सारे बैलेंसेस ढूंढ के यहाँ इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब चाहे तो उसको बैलेंस शीट की शक्ल में इकट्ठे कर लें, या उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, बस डेबिट क्रेडिट की शक्ल में इकट्ठे कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस आपको एक ही जगह इकट्ठे मिल जाए, फैले हुए भी हो सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिखे हुए हो सकते हैं। यानी वैल्यूज की बजाय अंग्रेजी में भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हो सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढते हैं। क्या क्या है जी सवाल में ओपनिंग बैलेंसेस? एक तो यही है जो आपको लिस्ट नजर आ रही है। चले जो लिस्ट में है वो तो लिखते हैं ना। इक्विपमेंट कितना, 125। और है जी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल
10,000 डेबिट बैलेंस होता है। और सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस 6500। फिर सॉफ्ट ड्रिंक के क्रेडिटर्स हैं, ये भी क्रेडिट बैलेंस है 17,500। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्टॉक है डेबिट 40,000 डेबिट बैलेंस। फिर रेंट ओइंग यानी रेंट पेएबल 7,500। और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है 5250। और बैंक बैलेंस है कितना 36,150। और बस। अब इस लिस्ट के अलावा भी हो सकता है कहीं हो, इस सवाल में हो या ना हो जरूरी नहीं है, वैसे कह रहा हूं हर सवाल में कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढने पड़ेंगे। वो जरूरी नहीं कि सारे एक ही लिस्ट में मौजूद हों, आगे भी कहीं हो सकते हैं जो कि इस सवाल में नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो बस रिसीट्स और पेमेंट्स ही हैं और तो कहीं कोई अंग्रेजी ही नहीं है। रिपीट, जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मेट बनाएं, हेडिंग्स दें, जगह छोड़ दें। फिर वर्किंग में जाएं और देखें ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग करने की जरूरत है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? पिछले साल की बैलेंस शीट पूरी गिवन है, यानी अच्छा पूरी बैलेंस शीट इसलिए कह रहा हूं कि उसमें तसल्ली हो जाएगी कि बस इतने ही थे और कोई नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस। लेकिन अगर नहीं है तो फिर खुद सवाल ढूंढें और यहां ओपनिंग बैलेंसेस में लिस्ट डाउन करते जाएं। ये जो ओपनिंग है ये यकीनन पहले क्लोजिंग थे और क्लोजिंग होते ही एक्सपेंसेस इनकम्स के हैं नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी यानी कैपिटल फंड के होते हैं। फिर पिछले साल यही सब बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा। जब हमने यहाँ लिस्ट डाउन कर लिए तो पिछले साल की अगर यकीनन ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं तो फिर ये टैली होनी चाहिए थी। देखिए इनका डेबिट क्रेडिट टोटल करके नहीं है टैली। क्यों नहीं है टैली? क्योंकि कुछ और भी इसका मतलब है जो यहाँ नहीं लिखा। अब आप इनको अगर देखेंगे तो आपको एसेट्स लायबिलिटीज मिक्स नजर आ रहे होंगे, यानी एसेट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी हैं। क्या मिसिंग है? इक्विटी। तो वो बैलेंसिंग फिगर यकीनन कैपिटल फंड होगा जो कि बैलेंस करके निकला है 1744. ये वर्किंग वन जरूरी थी। ओपनिंग बैलेंसेस सारे ढूंढ लें। ये टेक्निक की रीजन दोबारा सुन लें। अगर प्रॉपर ट्रायल बैलेंस होता तो बस फिर उस ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन जाती। ट्रायल कैसे बना होता है? लेजर से सीडी निकले होते हैं। सीडी कैसे निकले होते हैं? पहले बीडी होते हैं, फिर पूरा साल डेबिट क्रेडिट होता रहता है, फिर उनसे सीडी बनते हैं, फिर ट्रायल बनता है। तो हमें चूंकि सारा डाटा नहीं दिया हुआ था ये पूरा डाटा, तो हम जो कमी थी वो अब शुरू से पूरी चला लेते हैं। तो हम खुद से ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढ लेते हैं। डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ हम कर लेते हैं, यानी इनसे जो काम नहीं हो सका वो हम कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग बैलेंसेस लिस्ट डाउन किए। ये ओपनिंग बैलेंसेस सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सवाल में कहीं हो सकते हैं जो कि इस सवाल में नहीं है। जब आप उन ओपनिंग बैलेंसेस को इकट्ठे कर लेंगे तो उनका टोटल बराबर नहीं आ रहा होगा। 99.99% कैपिटल फंड ही वजह होगी। अगर कोई और वजह हुई तो फिर कैपिटल फंड आ रहा होगा और वो कोई और चीज फिर सवाल में लिखी होगी कि इसका बैलेंस नहीं पता था, तो फिर वो बची हुई फिगर वो आइटम हो, वरना मोस्टली ये कैपिटल फंड ही होगा, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज तो हैं, बस इक्विटी ही मिसिंग थी, तो इसलिए ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड कह दिया। जो चीज रिक्वायर्ड है फॉर्मेट बनाए, हेडिंग्स दी, जगह छोड़ दी। वर्किंग वन ओपनिंग बैलेंसेस इकट्ठे कर लिए। तीसरा काम, जो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे इनके वर्किंग्स में टी अकाउंट खोलते जाएं। उनसे अकाउंटिंग नहीं हुई ना, यही मसला है ना, तो हम कर लेते हैं जी।
तो ये अगर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फाइंड नहीं होगी तो बैलेंस शीट डेबिट साइड पे आती है तो उसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, लॉसेस आता 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 नेगेटिव हो गया। अच्छा आपके पास तो ये बना हुआ है, मुझे जगह चाहिए, मैं ये मिटा रहा हूं। जितने ओपनिंग बैलेंसेस दिखे उन सब के अब हम टी अकाउंट्स खोलते जाते हैं। कितने बड़े बड़े टी अकाउंट खोल रहे हैं ये आप चूंकि वर्किंग ही कर रहे हैं तो चुनने मुन्ने भी रख सकते हैं, बस पढ़ने वाले को पता चले कि क्या कर रहे हैं। एक पेज पे 4 बनाने 5 बनाने वो आपकी मर्जी है, लेकिन टी अकाउंट, लेकिन आपको भी पढ़ा जाए कि क्या कर रहे हैं और पेपर मार्क करने वाले को भी पढ़ा जाए क्या कर रहे हैं। हर टी अकाउंट में कुछ 4-5 लाइनें तो लगी जाती हैं, कुछ होंगे जो बड़े बड़े हुआ करेंगे, वो भी प्रैक्टिस से आइडिया होगा। तो अब मैं करने ये लगा हूं कि जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे उतने तो अकाउंट खोले ना, बाकी कोई और नए रास्ते में मिलते गए तो देखेंगे। जितनी ओपनिंग बैलेंसेस थे इनके मैं टी अकाउंट खोल रहा हूं। इक्विपमेंट, और ये आपको ना सवालों से आइडिया हो जाया करेगा। हर वर्किंग के अंदर कोई 3-4 से ज्यादा आइटम नहीं हुआ करेंगी। हाँ, कैश एंड बैंक का बड़ा अकाउंट हुआ करेगा क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें होंगी। कितना बीडी? 125,000। सब्सक्रिप्शन, अच्छा बीडी लिखना है सिर्फ, सीडी अभी नहीं लिखना है। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में क्या है? रिसीवेबल यहां और एडवांस यहां, फिर क्रेडिटर्स, बीडी 17,500। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उनके फॉर्मेट बनाएं, हेडिंग्स दें, जगह छोड़ दें, फिर चले जाएं वर्किंग्स में। वर्किंग में सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढ के लिखना है। अगर पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है तो बस वो ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन तो आप खुद सवाल पूरा पढ़ें और उसमें ओपनिंग बैलेंसेस सारे इकट्ठे करके यहाँ लिखें। इनका टोटल चेक करें, यकीनन टैली नहीं होगा, और अगर टैली नहीं होगा तो फर्क वो कैपिटल फंड की वजह से ही होगा। वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड, अब ओपनिंग बैलेंसेस हो गए इकट्ठे। अगला काम जितने ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढे सबके टी अकाउंट बनाते जाएं और बीडी लिखते जाएं। क्रेडिटर के बाद स्टॉक का टी अकाउंट बना के हम टाइम जाया नहीं करेंगे। स्टॉक का हम टी अकाउंट बना के टाइम, मैं इसलिए क्रेडिटर पे रुक गया था। स्टॉक का टी अकाउंट बना के हम टाइम जाया नहीं करेंगे। अगर बना लिया है तो बना रहने दें, स्टॉक का वर्ड काट के कोई और लिख देना। तो स्टॉक नहीं, और नए अकाउंट भी कोई ना कोई बन जाएंगे, नहीं तो खाली रख ले, कोई बात नहीं है। तो स्टॉक का टी अकाउंट बना के टाइम जाया नहीं करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ये जो अभी मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल लिखी थी वहां लिख दें जाके ओपनिंग स्टॉक। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना उसके सामने लिख देंगे। ये 40,000 वहां ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख दें। आगे रेंट, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ओपनिंग, ये ओपनिंग है। आगे क्या है जी? रेंट, रेंट का है ओपनिंग पेएबल 7,500। आगे इलेक्ट्रिसिटी 5250। बैंक में लगा करेंगी जगह लाइनें ज़्यादा तो उसको हम ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। बीडी आ गया 36,150। और कैपिटल फंड में बहुत ही कहीं शादो नादर ही होगा कि इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन आनी होगी, तो ये बेशक हम इसको, ये जो SOFP में यहाँ इक्विटी लिखी थी इधर ही लिख दें ओपनिंग बैलेंस। कितना?
ये जो SOFP बनाई थी ना, जो मैंने इक्विटी की हेडिंग रखी थी, जिसको कैपिटल फंड कहा था इनफैक्ट, ये उसी में ओपनिंग बैलेंस 174,400 आ जाएगा। यहाँ तक दोबारा जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उनको बनाया, फॉर्मेट बनाए, हेडिंग दी, जगह छोड़ दी। फिर ओपनिंग बैलेंसेस के लिए देखा पिछले साल की बैलेंस शीट है नहीं है, तो फिर लिस्ट डाउन किए पूरे सवाल से ढूंढ के, और उनमें बैलेंस यकीनन डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस कैपिटल फंड था। फिर जितने ओपनिंग बैलेंसेस थे सबके टी अकाउंट बनाए, उनमें BD लिखे। स्टॉक पे टाइम ज़ाया नहीं किया, इसको ट्रेडिंग वाले में कॉस्ट ऑफ सेल में जल दिया, और कैपिटल फंड भी सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नीचे लिख दिया। ओपनिंग बैलेंसेस बन के टी अकाउंट खुल गए। इस इदारे के पास अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था तो ये काम नहीं हो सका, तो अब वो काम हम कर रहे हैं। ये हमने साल शुरू कर लिया, 5वां काम। अब सवाल तरतीब से पढ़ते जाएंगे। जहां जहां भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका डेबिट क्रेडिट पूरा करके आगे बढ़ना है। हर ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट पूरा होगा तो अगली ट्रांजैक्शन पे जाना है। अगर इन्हीं में हुआ तो इन्हीं में डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। कोई नई चीज बनती हुई तो नया अकाउंट बना लेंगे। ये है सारी मेहनत, और फिर आखिरी काम होगा इनको समेटना। जी, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीट्स वर 105। ये क्या है जी? क्या क्या कहाँ कहाँ डेबिट क्रेडिट लिखूं? बैंक में लिखूंगा 105, ये हो गया डेबिट, और यहाँ बस पूरे वर्ड की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ ऐसा कोई निक नेम या कोई वर्ड जो आपको पता लगे और पेपर मार्कर को भी पता लगे क्या लिखा है बस। इसी ब्रैकेट में एक और ट्रांजैक्शन नजर आ रही है, 3000 का एक राइट ऑफ है। यहां क्रेडिट 3000 नहीं, 7,000 रिमेनिंग टू बी राइट। अच्छा जी, 3000 मिले हैं, सॉरी 3000 मिले हैं ओपनिंग में से, और बाकी पे वो कह रहा है जी इसको भूल जाए। तो ओपनिंग था कितना? 10, उसमें से बस 3 मिला और 7 को छोड़ दें, इसको राइट ऑफ कर दें। रिमेनिंग बैलेंस BD टू बी रिटर्न ऑफ, तो 7000 को करना है राइट ऑफ। क्या करें जी? ये हो जाएगा क्रेडिट, कितना? 7000। अच्छा, ऐसे मासूम एक्सपेंसेस और इनकम्स जिनका सवाल में सिर्फ एक ही दफा जिक्र आया होगा, दोबारा जिक्र नहीं आएगा, उसका भी टी अकाउंट बना के हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाके लिखेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट में देखें और वहां पर एक्सपेंसेस में लिख लें राइट ऑफ, वो हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में राइट ऑफ 7000, वहां डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया, क्योंकि राइट ऑफ का दोबारा कहीं जिक्र नहीं। और ये बहुत अनोखा अजीब सा काम नहीं होगा, ये प्रैक्टिस में आपको ये बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनका सवाल में दोबारा जिक्र नहीं आ रहा होता, वो बस एक ही दफा है, तो उनको डायरेक्टली हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लिया करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन, सॉफ्ट ड्रिंक्स टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब होता है रिसीट्स, ये रिसीट्स हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक टेकिंग्स, और सॉफ्ट ड्रिंक्स से रिसीट्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल्स हैं और कैश सेल्स हैं, क्योंकि वैसे भी कहीं डेटर तो है ही नहीं। बताएं क्या लिखूं, कहाँ लिखूं? यहाँ पर आ जाएंगी सेल्स कितनी? 205, और सेल्स वो दोबारा कहीं इनकी सेल्स का जिक्र आया नहीं, दोबारा कहीं जिक्र आया होता तो फिर जरूर सेल्स का अकाउंट बना लेता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस जिनका सवाल में दोबारा जिक्र ही कहीं ना मिले आपको, तो उनको हम डायरेक्टली उनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लिया करेंगे। लेकिन जिनका जिक्र आ रहा होगा, जैसे भी आएगा रेंट वगैरह का, उसके लिए फिर हम वर्किंग टी अकाउंट बना रहे होंगे। तो ये सेल्स, कैश सेल्स बस दोबारा नहीं है इनका जिक्र, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इनकी,
तो सेल्स कहाँ लिख लें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, वो ट्रेडिंग अकाउंट खोला है ना एक, नहीं लिखे सामने। ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल है जी, नहीं, वो सेल ऑफ टिकट्स तो वो मैंने इवेंट रिलेटेड चीज बताई थी ना। ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी, इस सवाल में ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या हो रही है? सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ उसका बनाया हमने, ये वो इवेंट रिलेटेड चीज है। ये ऐसी वो कुरानंदाजी है, नाम निकला, तो ये कोई इवेंट रिलेटेड चीजें हैं। तो सेल्स का बस सेल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक ही बार से जिक्र। अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही है ना सर, किसी का टी अकाउंट बनवा रहे हैं, किसी का नहीं बनवा रहे, आप बेशक सारे बना लें, लेकिन ये इतनी मुश्किल बात रहेगी नहीं। ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम जिनका सवाल में दोबारा जिक्र नहीं आया, तो उनको हम सीधा अपनी इनकम एक्सपेंडिचर में ही लिख लिया करेंगे, उनका टी अकाउंट नहीं बना रहे होंगे। तो सेल्स कहाँ लिख लें? वो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, तो इसलिए वहां चली गई सेल्स क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। सेल ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल डिनर, ये आपको मैंने कुछ इवेंट रिलेटेड आइटम्स बताई थी। तो सेल ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल डिनर, कैश डेबिट, और इनको आप टिकट्स ही कह दें बस। कितनी है? 120,000। और इसके लिए आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ये जो इवेंट रिलेटेड चीजें हैं, ये उनके एक्सपेंसेस से नेट करके यहाँ लिखनी है ना, तो मैंने इसको इधर ब्रैकेट में लिख लिया। कितनी है? 120। फिर आगे जब इसके एक्सपेंसेस आने हैं तो वो यहाँ से लेस करके फिर नेट यहाँ। इवेंट रिलेटेड आइटम्स के बारे में कहा था कि हम उनको एक्सपेंसेस से नेट करके यहाँ इनकम में लिखेंगे, तो मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, होते नहीं है वैसे, तो फिर वो यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम्स वाली लिस्ट में सेल ऑफ टिकट्स, लेकिन चूंकि इसमें से एक्सपेंसेस नेट करने हैं इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया। लेकिन अगर आप नेट नहीं करेंगे तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है, उनका एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा, इनकम यहाँ आ जाएगी, कोई मसला नहीं। सेल ऑफ रेफरल टिकट्स, ये भी इसी तरह की चीज है। ये रेफरल टिकट्स, ये जैसे कोई कुरानंदाजी की स्कीमें होती होंगी, कोई लकी ड्रॉ निकला, ये उस तरह की चीजें, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से कितने हैं? 9,000, और यहां कैश हो गया डेबिट 9,000। आगे अब पेमेंट्स, एफिलिएशन फीस, एक्सपेंस ही होगा ना कोई, इसका दोबारा कहीं जिक्र है तो बस क्या करें? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। $5,000, और यहाँ एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में आ जाएगा। आगे इसका क्या करूं? इक्विपमेंट डेबिट कितना? 40,000, और कैश क्रेडिट इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अहमद जरा एक्टिव रहना यार, बहुत नासपाई हो रही है। जी रुक गया, पहुंच जाए जी, यहाँ तक पहुंच जाए।
हाँ जी, तो रोका था यार, आप तो बताते तो थे। सॉफ्ट जी कहाँ? अरे बैंक लिख ले यार, ये ले बैंक, बैंक बैंक लिख, बैंक। हाँ जी आगे, सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉक नहीं, इसमें भी एक, अच्छा पहले वाली बातें कुछ लिखी तो नहीं है अभी तक ना? नहीं, ठीक, सारी लिख ली हैं। अब अगली बात ये लिखें, कौन सी बातें? कमाल है, दोबारा सुने। जो साल की रिक्वायरमेंट है वो सारे फॉर्मेट बनाए, अगर नहीं लिखने की जरूरत लग रही कोई बात नहीं, हाँ प्रैक्टिस में आता रहेगा। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसको फॉर्मेट बनाएं, हेडिंग्स दें, जगह छोड़ लें, फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग करें, सारे ओपनिंग बैलेंसेस लिस्ट डाउन करें, उनमें डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस कैपिटल फंड होगा, फिर जितने ओपनिंग बैलेंसेस थे उन सब के टी अकाउंट्स बना के बीडी रख लें, ओपनिंग स्टॉक का टी अकाउंट ना बनाएं और कैपिटल फंड का ना बनाएं, वो एसओएफपी के फेस पे और ट्रेडिंग अकाउंट के फेस पे लिख लें। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स पढ़ते जाएं और डेबिट क्रेडिट करते जाएं। फिर अगली बात ये की थी कि ऐसे एक्सपेंसेस इनकम्स जिनका सवाल में मतलब ट्रांजेक्शन्स में आए हों, उनका दोबारा जिक्र ना आया हो, तो डायरेक्टली फिर आप उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फेस पे लिख लें। अब अगली बात ये कर रहा हूं कि अगर आपको पेमेंट्स में परचेजेस की पेमेंट्स नजर आ रही हैं और सवाल में क्रेडिटर्स भी हैं, तो बेसिकली वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स कहना चाह रहा है। दोबारा, इस ऑर्गेनाइजेशन में परचेजेस किस बात की होंगी? वही ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली होंगी और नहीं होंगी कोई, क्योंकि परचेजेस अरे परचेजेस का वर्ड, परचेजेस जो होती हैं, परचेजेस का वर्ड यूज होता है खास, सेल्स, ये गुड्स की सेल परचेज के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर आपको पेमेंट्स में कहीं गुड्स की परचेजेस, कहीं ऐसी पेमेंट्स नज़र आ जाएं और सवाल में क्रेडिटर्स भी हैं, तो ये जो पेमेंट्स में नज़र आ रहा था गुड्स की परचेजेस, ये असल में पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। जैसे इसमें आपको पेमेंट्स में लिखा नज़र आ रहा है सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉक्स, तो स्टॉक का बैलेंस बताया हुआ है, फिर पेमेंट में आ रहा है तो स्टॉक खरीदने की बात कर रहे होंगे, तो ये खरीदना नहीं है असल में, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
क्योंकि उनको क्यों पे कर रहे हैं, खरीदने के लिए पे कर रहे हैं ना, तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, तो फिर ये परचेजेस है। ये बात दोबारा सुनिए, पेमेंट्स में एक आपको पेमेंट नजर आ रही होगी गुड्स की परचेजेस, तो ये गुड्स की परचेजेस नहीं होंगी, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स होंगी, क्योंकि उन गुड्स के क्रेडिटर्स भी तो आ रहे हैं ना। सवाल में है कि नहीं है? तो इस 102,500 को कहाँ लिखूं मैं? क्रेडिटर्स डेबिट, और कैश नहीं, बैंक डेबिट। कितना जी? 102,500 क्रेडिटर्स 102,500। आगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेल्समैन की वेजेस हैं, ये भी आगे कहीं इनका दोबारा जिक्र नहीं है। तो वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में रखी हुई है जगह, क्लोजिंग स्टॉक तक लिखा था ना, इसमें से लेस हो जाएंगी उस सेल्समैन की वेजेस। कितनी है? 37,500। सेल्स लिखी हुई है कितनी? 205। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हुआ है 40,000। ये किया जी ट्रेडिंग अकाउंट में अभी तक। वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। थ्री सेवन फाइव। आगे एक्सपेंस होगा ये जो एनुअल डिनर भी किया था, या हो सकता है वैसे ही क्योंकि सोशल क्लब है तो रोटी छोटी खिलाते रहते होंगे। हाँ जी, क्या हो गया? वहां पे भी रोटी छोटी खिलाते हैं ना, तो वो वहीं खिलाते हैं, है कहीं। कैटरिंग 72,000, एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये एक्सपेंसेस है। पता नहीं ना एनुअल डिनर वाला है कि नहीं है। क्या हो गया? हाँ पता नहीं, शायद। आगे हायर ऑफ बैंड, एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि जी एक्सपेंस कैसे है, तो क्या है ये?
पेमेंट की है, एक्सपेंस ही है ना। देखिए पेमेंट की है, या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, खर्चा किया है। तो हायर मतलब किराया, को बैंड किराए पे लाए होंगे, तो फिर एक्सपेंस ही है। एक्सपेंस डेबिट कितना, 15,000 और बैंक क्रेडिट। आगे रेफरल प्राइजेस, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये 3,000 ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। हाँ जी, कोई हॉल कभी किराए पे लिया होगा। हाँ जी, ये डेबिट, ये या उधर लिखूं, ये डेबिट कितना, रेंट का अकाउंट बनाया हुआ ना हमने, और ये प्रिंटिंग एंड पोस्टेज एक्सपेंस में डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना, 10,000 और यहाँ क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी ये इधर कितना, 29050 और ये बैंक क्रेडिट। हाँ जी, आगे ऑनररी सेक्रेटरी एक्सपेंसेस हैं। ऑनररी सेक्रेटरी क्या होता है, देखें ये कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर क्लब बनाया, कोई बंदा होगा जो सारे सेक्रेटरी काम अपने जिम्मे ले लिए होंगे, जो भी कोई फॉर्म शॉर्म कहीं फाइल होने होते होंगे, दफ्तरी काम होते होंगे, तो उसने अपने जिम्मे ले लिए, तो वो ऑनररी सेक्रेटरी बन गया, तो उसके खर्चे हैं, तो एक्सपेंस है। कितने, 60, 100 और 60, 100 और रिपेयर्स, तो इक्विपमेंट में डाल दो रिपेयर्स, इधर एक्सपेंस डेबिट कितना, 15,000 और इधर बैंक क्रेडिट।
यहाँ तक की मेहनत रिपीट, जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी सारी फॉर्मेट बनाए, हेडिंग थी, जगह छोड़ दी, फिर वर्किंग्स में गए, ओपनिंग बैलेंसेस लिस्ट डाउन किए, उनमें डिफरेंस था, वो डिफरेंस कैपिटल फंड था। फिर उसके बाद जो जो ओपनिंग बैलेंसेस है सारे टी अकाउंट बनाए, उनमें बीटी लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख लिया, टी अकाउंट नहीं बनाया, और कैपिटल फंड सीधा बैलेंस शीट में लिख दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शंस पढ़ते गए, और डेबिट क्रेडिट इसमें आप सब्र से चलते रहेंगे ना और सिस्टम फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जज्बाती हो जाते हैं कि मैं पहले सब्सक्रिप्शन क्यों ना कर लूं। फिर जब वो रास्ते से हटेंगे, ये डबल एंट्री वाला मामला छोड़ेंगे, फिर और चीजें भी फंस जाएंगे जाके। तो इसलिए जो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको डेबिट क्रेडिट पूरा करते चलें। एक बार जब सारा सवाल फेंक लिया इधर उधर अपनी जगह, अब सेकंड लास्ट काम, जितने क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो भी अपने अपने टी अकाउंट्स में लिख लें। हाँ जी, इक्विपमेंट 140,000, आगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यहाँ 9,000, फिर 5,500 और क्रेडिटर 500 और यहाँ तक पहुंचे, फिर आगे बताता हूँ। क्रेडिटर तक पहुंचे, अगली बात करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने तो अकाउंट ही नहीं बनाया। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखना है आपने, दो जगह। एक यहां लिखना है, कितना है 30,000, और दूसरा आपने करंट एसेट्स में जाके लिख देना। ओपनिंग स्टॉक का भी अकाउंट नहीं बनाया था, यहां लिख लिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने दो जगह लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस और करंट एसेट्स में लिखने जाके। और क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है? रेंट कितना 5,000, 7,000 और बैंक 65,000 और बस यहां तक पहुंचे। फिर आखिरी काम, क्या जी?
जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, सारे फॉर्मेट बनाए, हेडिंग्स दी, जगह छोड़ दी, वर्किंग्स में वर्किंग 1 ओपनिंग बैलेंसेस लिस्ट डाउन किए डेबिट क्रेडिट की शक्ल में। अगर उनमें डिफरेंस था तो वो कैपिटल फंड था। फिर जितने ओपनिंग बैलेंसेस है सबके टी अकाउंट बनाए, उनको बीडी लिखा, स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल में लिख लिया और कैपिटल फंड को बैलेंस शीट में लिख लिया। फिर सारी ट्रांजेक्शंस पढ़ते जाएं और डेबिट क्रेडिट पूरा करते जाएं। ऐसे एक्सपेंसेस इनकम्स जो आगे ट्रांजेक्शंस में आ रहे हों और दोबारा उनका कहीं जिक्र नहीं है तो वो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग के फेस पे लिख लें। उसके बाद जब सारी ट्रांजेक्शंस पूरी हो गई तो क्लोजिंग बैलेंस जहाँ जहाँ लिखने थे वहाँ लिखे, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिख लें। अब आखिरी काम, ये सबसे ज़्यादा मोहतात रहने वाला काम है, जितनी वर्किंग्स खोली थी इन सबको बंद करते हैं। इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर होगी यकीनन। क्या होगी वो डेप्रिसिएशन होगी। ज़्यादा नॉर्मल एसेट का डेप्रिशिएट होना या डिस्पोज ऑफ होना, तो फिर ये डेप्रिसिएशन ही होगी। कितनी? इक्विपमेंट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट। ये आखिरी चीज ध्यान से सुन लें, यही सारी जो है ना आखिरी कंक्लूडिंग चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो किया रिपीट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके फॉर्मेट बनाए, हेडिंग दी, जगह छोड़ी, ओपनिंग बैलेंसेस लिस्ट डाउन किए, उनमें डिफरेंस था, कैपिटल फंड था, जितने ओपनिंग बैलेंसेस है सारे टी अकाउंट बनाए, बीडी बैलेंस लिखे, ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड की। सवाल जब पूरा हो गया तो क्लोजिंग बैलेंसेस रेलिवेंट जगह लिख लिए। अब अकाउंट समेट रहा हूँ। जब एक अकाउंट समेटते जाएंगे, अब इसका बैलेंसिंग वगैरह मजीद कुछ नहीं करना, तो इसमें से अब क्या है जो ट्रायल में जाता, ये ट्रायल से आगे कहाँ जाता, बल ले जाए बैलेंस शीट में। कहाँ? नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट लिख लें 140। जो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकी थी हमने वो कर दिया उनको। सारे टी अकाउंट बीडी से शुरू किए, सारी ट्रांजेक्शंस बनाई, सीडी निकाल के जो ट्रायल में जाना था और जहां से आगे जाना था बस वहां ले जाते। नॉन करंट एसेट्स इक्विपमेंट 140। इसको देखें, बैलेंस है, ये इनकम है। कितनी? कहाँ लिखूं? ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम 112। ये यहाँ लिखिए। ये चीजें पूरी हो गई। अब यहाँ से ट्रायल में क्या जाता और वहां से आगे कहाँ जाते? बैलेंस शीट में। ये ले जाएं करंट लायबिलिटीज में, ये ले जाएं करंट एसेट्स में। करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट लायबिलिटीज में, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करंट एसेट्स में। वो सारे फॉर्मेट इसलिए पहले तैयार करके रखे थे कि जहां जहां सामान रखना होगा वहां रखते जाएंगे। क्रेडिटर्स बीडी है, पेमेंट्स हैं सीडी है। बाकी क्या होगा? क्रेडिटर्स हैं, बीडी है, सीडी है, पेमेंट्स हैं, परचेजेस होंगी। कितनी? 106। क्रेडिटर्स क्रेडिट और ये परचेजेस, ये 10657 परचेजेस डेबिट और ये क्रेडिटर्स क्रेडिट। इससे जाता तो ट्रायल में क्या जाता? ये कहाँ? फिर वहां से कहाँ जाता? बैलेंस शीट करंट लायबिलिटीज लिख दें। जितने टी अकाउंट खोले हुए थे उनको बंद करें। कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलनी होगी, कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकलेगी, उसकी डबल एंट्री करें। फिर अकाउंट ट्रायल में क्या जाता, वो ट्रायल से आगे जहां जाता वहां ले जाए।
ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट है, इसके बाद एक्सपेंस आ जाएगा। ये एक्सपेंस आ जाएगा। रेंट है ना, एक्सपेंस अकाउंट है। ओपनिंग एक्रूड, क्लोजिंग एक्रूड, पेमेंट, तो बाकी एक्सपेंस आ जाएगा। कितना? 72। कहाँ लिखो? ये इनकम एंड एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस। ट्रायल में क्या जाता? CD। वहां से आगे बैलेंस शीट में कहाँ? करंट लायबिलिटीज लिख दें, रेंट पेएबल। बस हौसला खत्म हो रहा है। नहीं, हौसला खत्म नहीं हो रहा है, हौसला इलेक्ट्रिसिटी, ओपनिंग एक्रूड, क्लोजिंग एक्रूड, पेमेंट, एक्सपेंस 30। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। इस अकाउंट से ट्रायल में क्या जाता? 7,000। और वो आगे कहाँ जाता? करंट लायबिलिटीज में। बैंक, मुझे उम्मीद है कि टैली होगा। क्यों? BD भी है, CD भी है, रिसीट्स, पेमेंट सब तो लिखा हुआ है। इससे ट्रायल में क्या जाता? वहां से आगे करंट एसेट्स में लिख दें, करंट एसेट्स में बैंक। इधर क्या होता है जी? पूरा हुआ पड़ा है सब। 11 ये क्या चीज हुई? कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट। ये इस ट्रेडिंग से हो गया प्रॉफिट, ये यहाँ इनकम में आ जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? वो इधर जाके ऐड हो जाएगा और फिर बैलेंस शीट टैली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सारा कुछ तो हो गया ना पूरा। अब यहाँ से सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा, जो भी होगा वो इधर कैपिटल फंड में जाके एडलेस होगा। और अब आपके पास बैलेंस शीट बन चुकी हुई है, उसका टोटल करें टैली। चलें जी, एक्स्ट्रा क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।